हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। तो आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो चैप्टर आपका हुआ है चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, सॉलिड जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड जैसे तुम्हारा टेबल, ये जितने भी तुम्हारे सॉलिड सब्सटेंसेस, रबड़, प्लास्टिक्स, जितने भी तो ये वुड और ये सब आपके किस में आते हैं, सॉलिड मेटेरियल में आते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, दैट इज योर चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है बेटा, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट टॉपिक इज द इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होती है बेटा, जैसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं, किसी भी बॉडी को, तो वो उसको इलोंगेट करने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं, तो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में क्या हो जाता है बेटा, वापस आ जाता है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, ए बॉडी दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, टू इट्स ओरिजिनल shape and size on removal of the, ठीक है, on removal of the deforming force। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। ठीक है, जब भी हम, जैसे रबड़ का एग्जांपल है, रबड़ में जब भी हम उसको खींचते हैं और उसको जब हम खींचने के बाद छोड़ देते हैं तो अपनी शेप में वापस आ जाती है, तो वो कैसी कहलाती है बेटा, इलास्टिक बॉडी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को वापस लेती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप को वापस ले लेती हैं उनको तो हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, और जिस वजह से लेती है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी वजह से वो लेती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में और साइज में क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो इलास्टिसिटी क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच ठीक है, इट रीगेन्स its original shape, its original shape and size। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी शेप, ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आती है, ठीक है, ऑन रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो वो क्या कहलाती है बेटा, इलास्टिसिटी कहलाती है। तो इलास्टिसिटी तो बेटा एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आती है, और इलास्टिक बॉडी वो होती है जो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। ठीक है, जैसे रबड़ का मैंने एग्जांपल दिया है। अब उसके बाद आता है बेटा प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती हैं, जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आती, ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो प्लास्टिक बॉडी क्या होती है बेटा, जो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ए बॉडी दैट डज नॉट, ठीक है, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ए बॉडी दैट डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में क्या वापस नहीं आती।
that does not return to its original shape and size on removal of deforming force। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद में, डिफॉर्मिंग फोर्स वो होता है बेटा जो बॉडी की शेप को चेंज कर देता है और साइज को चेंज कर देता है, वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको नाम इसलिए देते हैं डिफॉर्मिंग क्योंकि वो उसकी जो फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, उसको वो बदल रहा है, चेंज कर रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स नाम दे देते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉडी वो होती है जिनको हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आते, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इलास्टिक का जैसे इसका एग्जांपल है पैराफिन वैक्स। ठीक है, वैक्स अगर आप एक बार उसको हाथ से आप खींच के देखिए तो दोबारा वो अपनी शेप में वापस नहीं जाएगी। ठीक है, पैराफिन वैक्स इसका एग्जांपल है। ये आज के बहुत से एग्जांपल है, वैसे पुट्टी वगैरह होती हैं जो, ये भी इसके एग्जांपल है। ठीक है, एक्सेट्रा। अब इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिक बॉडी, ये आपने पढ़ा है। अब हम आपको पढ़ाते हैं कि हुक्स लॉ क्या है। ठीक है, हुक्स लॉ क्या है, अगर हम किसी भी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया को तो हम बोलते हैं स्ट्रेस, तो जितना भी उसमें एक्सटेंशन होगा तो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, लोड के। जैसे ये कोई हमारी वायर है, ठीक है, रबड़ की वायर हो सकती है, कुछ की हो सकती है, हमने इस पर लोड लगाया है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई बेटा, इलोंगेट हो गई। ठीक है, इलोंगेट हो गई, ये इसमें लेंथ में इलोंगेशन हुआ है, तो ये जो इलोंगेशन होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, लोड के। अगर हम लोड ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेच होगी लेंथ में, कम लगाएंगे तो कम होगी। तो आप इसी से हुक्स लॉ हमारा क्या बोलता है कि एक्सटेंशन जो भी किसी वायर में प्रोड्यूस होगा, एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन वायर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड लोड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to the load attached to it, to the load attached to it। जितना हम लोड लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अटैच्ड टू इट। ठीक है, तो यानी कि हुक्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। ठीक है, एक्सटेंशन को बेटा हम स्ट्रेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन। तो और लोड को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, लोड को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस। एक्सटेंशन को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, जैसे कि अभी क्या था, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। ठीक है, तो अभी बताया ना हमें कि लोड किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होता है। लोड यानी कि स्ट्रेस, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर लगा सकते हैं आप इसको, और स्ट्रेन यानी कि एक्सटेंशन। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब भी इसको प्रोपोर्शनल हटता है तो बेटा क्या आता है, कांस्टेंट, और साथ में ये क्या आ गया, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या आता है बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी आता है। यही हमारा क्या है बेटा, हुक्स लॉ है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, जो नेचर ऑफ मटेरियल होता है, किस पर डिपेंड करती है बेटा, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑन मटेरियल, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे कोई रबड़ की है, या फिर मटेरियल या पैराफिन वैक्स का है, या मटेरियल प्लास्टिक का है, या फिर मटेरियल पुट्टी का है, जो भी है उस पर डिपेंड करता है इसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो स्ट्रेस हो गया लोड, जितना ज्यादा हम वेट लगा रहे हैं, वजन लगा रहे हैं, स्ट्रेन उसमें जितना भी खिंचाव हुआ है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, या फिर प्रोपोर्शनल करता है तो कांस्टेंट, तो स्ट्रेस इज इक्वल कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू द कांस्टेंट
क्वांटिटी। तो यानी कि स्ट्रेस तो लोड हो गया, तो स्ट्रेस क्या हो गया, स्ट्रेन क्या हो गया बेटा उसमें, इलोंगेशन। ठीक है, और अभी हम डिटेल बताएंगे कि स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेन क्या होता है। अभी हमने आपको जस्ट टॉपिक समझाया, ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस वीडियो में बेटा इतना है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक काफी लॉन्ग है, फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताते हैं।